घुटनों पर बैठकर मुझे पानी पिला रहा था। सबसे आखिरी और मेन पोस्टर पूरा होते ही पेन छोड़कर मैंने अपनी कलाई दबाई। स्क्रीन पर एक पोस्टर था जिसका नाम था पुनर्जन्म, रीबर्थ। ड्राइंग में एक टूटे फूटे कचरे के ढेर के ऊपर एक मैकेनिक गुलाब भयंकर बारिश में खिल रहा था। उसका मतलब और उसकी फीलिंग एकदम मेरी जिंदगी जैसी थी, और वो उस हारी हुई सू वॉन्किंग की हालत जैसी भी थी। सू वॉन्किंग उस ड्राइंग को देखती रही और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू गिरने लगे। लिन चैन पलटकर उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जो सिर झुकाकर अपना ठंडा हो चुका मालातांग खा रहा था। इस वक्त उसके दिल के अंदर की सारी रुकावट पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक मीट बॉल निगलते हुए मैंने सिर उठाया। आंखों में एक शिकारी जैसा खतरनाक जज्बा था। मेरा पेट भर गया है, अब जाल खींचने का वक्त आ गया है। कल सुबह की बिडिंग में मैं उस टाइंगशैंग कैपिटल की ऐसी हालत करूंगा कि उन्होंने जो भी खाया है वो सब ब्याज के साथ उनके मुंह से बाहर निकलवाऊंगा। कुर्सी छोड़कर मेरे कदम बड़ी खिड़की के पास गए, जहां से पूरे जियांगचेंग शहर की रात दिख रही थी। सू मैडम, क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा खेल खेलने की हिम्मत रखती हो? सू वॉन्किंग मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। हम दोनों एक साथ खड़े थे। उसकी आंखों में कोई डर या कंफ्यूजन नहीं था, बस एक पक्की उम्मीद की चमक थी। क्यों नहीं, अगर हार भी गए तो मैं तुम्हारे साथ डिलीवरी करने चलूंगी। मेरी हंसी छूट गई। डिलीवरी करना? वो तो नहीं हो पाएगा। अपना सिर उसकी तरफ घुमाकर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर हल्की आवाज में मेरे लफ्ज गूंजे, क्योंकि मेरी गाड़ी की आगे वाली सीट पर सिर्फ बॉस की पत्नी ही बैठ सकती है। जियांगचेंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। सुबह की धूप उसके बड़े से ग्लास वाले गोल छत पर पड़ रही थी और एक एकदम ठंडी और कड़क रोशनी फैल रही थी। आज जियांगचेंग के नए इलाके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आखिरी बिडिंग थी। ये अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा और कीमती प्रोजेक्ट था। इस पर डिपेंड करता था कि अगले 10 साल तक जियांगचेंग का बिजनेस किंग कौन बनेगा। पार्किंग लॉट में करोड़ों की महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। एक एकदम भड़कीली नियॉन ग्रीन लैम्बोर्गिनी जोर से इंजन की आवाज करते हुए वहां आई और किसी दादा की तरह वीआईपी पार्किंग में घुस गई। यहां तक कि उसने लाइन भी क्रॉस कर दी थी। गाड़ी का दरवाजा ऊपर की तरफ खुला और एक सफेद सूट पहना हुआ, जिसके बालों में चमकता हुआ तेल लगा था, एक जवान लड़का बाहर निकला। ये झाओ युतियान था, तियानशेंग कैपिटल का वारिस, और यही वो असली शैतान था जिसने सू ग्रुप को पूरी तरह खत्म करने का जाल बिछाया था। उसके ठीक पीछे चेहरे पर कुत्ते जैसी चमचागिरी वाली स्माइल लिए ली हाओ चल रहा था। ये सू ग्रुप का वही पुराना डिजाइन डायरेक्टर था जिसे कल रात ही जेल से बेल मिली थी। जाओ बॉस, आप बेफिक्र रहिए, सू वॉन्किंग अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ली हाओ की आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसके चेहरे की सूजन अभी उतरी नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। मैंने अपने हाथों से वो सारा डेटा डिलीट किया था और हार्ड ड्राइव को भी मशीन से पूरी तरह तोड़ दिया है। जब तक भगवान खुद जमीन पर आकर उसकी मदद ना करे, आज वो यहाँ सिर्फ एक खाली पेपर लेकर अपनी बेइज्जती करवाने आएगी। जाओ युतियान ने अपनी टाई ठीक की और उसके होठों पर एक बहुत ही घटिया और शैतानी स्माइल आई। बहुत बढ़िया काम किया। एक बार सू फैमिली बैंकरप्ट हो जाए, उसके बाद वो घमंडी सू वॉन्किंग मेरे ही इशारों पर नाचेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक काली ऑडी A6 आराम से वहां आकर रुकी। ये सू वॉन्किंग की गाड़ी थी। आसपास खड़ी उन महंगी और तेज सुपरकार्स के आगे ये गाड़ी बहुत ही आम और नॉर्मल लग रही थी, बल्कि सच कहूं तो थोड़ी सस्ती लग रही थी। जाओ युतियान ने सीटी मारी और लीहाओ के साथ चौड़ में आकर गाड़ी के दरवाजे के सामने रास्ता रोकर खड़ा हो गया। ओहो, तो ये है हमारी खूबसूरत सू वैनकिंग मैडम। गाड़ी का दरवाजा खुला और सू वैनकिंग बाहर आई। रात भर के टेंशन और फिर एक नए आत्मविश्वास के बाद आज उसकी हालत एकदम बेहतरीन लग रही थी। उसने एक बहुत ही शार्प और फिटिंग वाला डार्क ब्लू बिजनेस सूट पहना था जो उसकी लंबी और परफेक्ट फिगर को और भी शानदार दिखा रहा था। उसकी खूबसूरत आंख में कल वाली घबराहट पूरी तरह गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी गहरी शांत और टशन था जैसे कोई हिला नहीं सका था। और उसके पीछे ड्राइविंग सीट से एक जवान लड़का बाहर निकला। ये लिन चेन था। उसने आज सू वैनकिंग को मैच करने के लिए स्पेशली एक डार्क ग्रे कलर का बिजनेस कैजुअल सूट पहना था। कोई टाई नहीं लगाई थी और फिर भी उसके अंदर से एक ऐसी हाई क्लास और बॉसी वाइब आ रही थी जो एकदम नेचुरल लग रही थी। उसके हाथ में एक सिल्वर रंग का मेटल ब्रीफकेस था जिसमें वो दिमाग हिला देने वाला मास्टरपीस डिजाइन रखा था। जाओ मास्टर, अड़े कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, सू वैनकिंग ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। उसने जाओ युतियान की तरफ एक नजर घूर कर भी नहीं देखा। जाओ युतियान की बोलती बंद हो गई और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सू वैनकिंग, मौत सामने खड़ी है और तेरी जबान अभी भी इतनी लंबी है। सुना है कल रात तुम्हारा डिजाइन डिपार्टमेंट रो रो कर पागल हो गया था, तुम्हारे सर्वर्स तक जल गए। तो क्या आज यहाँ इसलिए आई हो ताकि डायरेक्ट हार मान सको और फिर मेरे पैर में गिरकर भीख मांगो कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूं? उसने अपनी भूखी और गंदी नजर से सू वैनकिंग की बॉडी को घूरा और आवाज नीचे करके बोला, वैसे अगर तुम आज रात मेरे कमरे में आ जाओ तो मैं कंपनी खरीदने का रेट 10% बढ़ा दूंगा। सू वैनकिंग की आंख एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, अचानक एक हाथ आगे आया और जाओ युतियान के चेहरे के सामने ऐसे हिला जैसे कोई मक्खी
उड़ा रहा हो। ओए वहां खड़े हुए इंसान, अपने मुंह की बदबू थोड़ी कंट्रोल कर, मेरी मालकन को इससे प्रॉब्लम हो रही है। लिन चैन सू वैनकिंग के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ जेब में था और उसकी आंख में एक मजाकिया टशन था। तू कौन है बे? जाओ यूटियान गुस्से से पागल हो गया। उसने लिन चैन की नाक पर उंगली दिखाई। तेरी औकात है यहाँ बोलने की? एक मामूली सा ड्राइवर। ली हाओ ने तुरंत बगल से आग लगाई। जाओ बॉस, ये वही कल रात वाला डिलीवरी बॉय है। इसी के मनहूस जुबान की वजह से हमारा काम बिगड़ गया था। ओ डिलीवरी बॉय। जाओ यूटियान जोर से हंसने लगा। वो हंस हंस कर आगे पीछे झूल रहा था। सू वैंकिंग, तू पागल हो गई है क्या? 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की बिडिंग में तू एक डिलीवरी बॉय को ले आई है। क्यों? क्या तू जजेस को माला टांग खिलाकर रिश्वत देने आई है? आसपास से गुजर रहे दूसरी कंपनीज के लोग भी ये सुनकर दबे मुंह हंसने लगे। लिन चैन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने अपनी गोल्डन आईज ऑन की। टारगेट जाओ यूटियान, स्टेटस एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंट, किडनी वीक, आइटम्स विद हिम, बिडिंग की बेस प्राइस वाली फाइल जो अंदर की जेब में छिपी है और एक नीली दवाई की बोतल। की इंफॉर्मेशन, इसने जजेस के पैनल को खरीद लिया है। मेन जज प्रोफेसर जैंग बिक चुका है। उनका सीक्रेट कोड है बॉडी एक्सचेंज। पैसे ट्रांसफर करने की सारी डिटेल इसके एनक्रिप्टेड फोन में सेव है। लिन चैन के होठ पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जजेस को खरीदना, मजा आएगा। जाओ मास्टर हो ना तुम। लिन चैन ने कदम आगे बढ़ा। वो जाओ यूटियान के कान के बिल्कुल पास गया और इतनी आवाज में बोला जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे। कल रात जो मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाई खाई थी वो शायद एक्सपायर हो चुकी थी ना। तेरा माथा पूरा काला पड़ रहा है। मुझे लग रहा है आज तेरा भयंकर खून बहने वाला है। और सुन, प्रोफेसर जैंग जैसे बूढ़े प्रोफेसर की भूख बहुत बड़ी होती है। तूने जो उसे थोड़ी सी रिश्वत दी है, ध्यान रखना उससे उस भेड़िए का पेट नहीं भरेगा। जाओ यूटियान की स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंख डर से फट गई। इस लड़के को दवाई के बारे में कैसे पता चला? और सबसे बड़ी बात, इसको प्रोफेसर जैंग के बारे में कैसे पता? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लिन चैन ने सू वैंकिंग का हाथ पकड़ा और जाओ यूटियान को एक कचरे के ढेर की तरह साइड से क्रॉस करते हुए सीधा लिफ्ट की तरफ निकल गया। लिन चैन, तुमने उससे ऐसी क्या बात कह दी? उसका चेहरा इतना उतर क्यों गया? लिफ्ट के अंदर? सू वॉन्किंग ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, बस उसकी किस्मत का हाल बताया था। लिन चैन ने एक राज भरी स्माइल दी। तुम्हें अंदर बस अपना पीपीटी प्रेजेंट करना है, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो। बिडिंग हॉल। वहां का माहौल एकदम शांत और सीरियस था। 5 जजेस स्टेज पर बैठे थे। उनके ठीक बीच में वो गंजा बुढ़ा बैठा था जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम प्रोफेसर जोंग था। नीचे ऑडियंस में जोंगचैंग शहर के सबसे टॉप बिजनेसमैन बैठे थे। पीछे मीडिया वाले अपने बड़े बड़े कैमरास लगाए तैयार थे। अब हम तियानशिंग कैपिटल को अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। होस्ट की आवाज के साथ ही जाओ यूतियान ली हाओ को लेकर स्टेज पर चढ़ गया। भले ही बाहर लिन चैन ने उसकी औकात दिखा दी थी, पर स्टेज पर आते ही जाओ यूतियान वापस अपने उसी घमंडी और बदतमीज रूप में आ गया। रिस्पेक्टेड जजेस और यहाँ आए मेहमानों, जाओ यूतियान ने पूरे टशन में बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। हमारी तियानशिंग कैपिटल का प्रोजेक्ट है सिटी ओएसिस। हम एक ऐसा हवा में झूलता हुआ गार्डन बनाएंगे जो नेचर और टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ देगा। जैसे जैसे पीपीटी के पेजेस पलटे गए, नीचे बैठी हुई पब्लिक में हल्ला मचने लगा। सू वॉन्किंग का चेहरा बदल गया। ये हमारा पुराना डिजाइन है। उसने गुस्से में अपने कपड़ों का कोना कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ रही थी। बिल्कुल सही। ली हाओ ने सू ग्रुप के कंप्यूटर से असली फाइल्स तो डिलीट कर दी थी, पर उसने उनकी कॉपी जाओ यूतियान को दे दी थी। अभी जो सिटी ओएसिस दिखाया जा रहा था उसका सिर्फ नाम अलग था, बाकी पूरा कंटेंट सू ग्रुप के पुराने डिजाइन की डिटो कॉपी थी। घटिया लोग, सू वॉन्किंग ने अपने दांत पीसे। स्टेज पर ली हाओ एकदम जोश में समझा रहा था। ये डबल हेलिक्स शेप वाला हवा में झूलता कॉरिडोर, ये हमारी ओरिजिनल और पेटेंट की हुई डिजाइन है। और ये ग्लास की दीवार जो धूप से पावर बनाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडिया है। ओरिजिनल आइडिया? नीचे बैठे लिन चैन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपना फोन निकाला और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। सिस्टम कमांड, हॉल के प्रोजेक्टर सिस्टम को हैक करो। कनेक्शन सक्सेसफुल। जब तुझे कॉपी पेस्ट का खेल खेलना ही है तो चल तुझे पूरी तरह कॉपी पेस्ट करवाते हैं। स्टेज पर ली हाओ पूरी फॉर्म में चल रहा था। ये मेरी टीम के 6 महीने की मेहनत है। ये पूरी दुनिया में एकदम अकेला और यूनिक डिजाइन है। ठीक उसी वक्त बड़ी स्क्रीन अचानक झपकी और 2 हिस्सों में बट गई। लेफ्ट साइड पर उनका सिटी ओएसिस का प्रेजेंटेशन चल रहा था और राइट साइड पर सू ग्रुप की 3 महीने पुरानी ऑफिस मीटिंग के वीडियो चलने लगी। वीडियो पर एकदम साफ डेट और टाइम लिखा हुआ था और वीडियो के अंदर सू ग्रुप की डिजाइन टीम ठीक वही ड्राइंग पर मीटिंग कर रही थी। पूरे हॉल में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक हंगामा शुरू हो गया। ये तो सू ग्रुप का पुराना डिजाइन है ना, इनके कलर्स तक एकदम सेम है। ये तो खुलेआम चोरी की गई है। तियानशिंग कैपिटल जैसी इतनी बड़ी कंपनी इतने घटिया काम करेगी, किसी ने सोचा नहीं था। स्टेज पर खड़े ली हाओ की आवाज अचानक ऐसी बंद हुई जैसे किसी ने बतख का गला दबा दिया हो। वो डर से स्क्रीन को देख रहा था। उसका पूरा शर्ट पसीने से भीग गया। ये क्या हो रहा है? स्क्रीन किसने बदली? बंद करो इसे, जल्द बंद करो। जाओ यूटियान गुस्से और डर से पागल होकर कंट्रोल रूम की तरफ भागा। आईटी वाले, तू क्या कर रहा है बे? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। वहां बैठा आईटी वाला बेचारा रोने वाली शक्ल बनाकर बोला, बॉस मैंने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर अपने आप चल रहा है, लगता है वायरस आ गया है। इससे पहले कि वो लोग भाग दौड़ करके सिस्टम की केबल निकालते, बड़ी स्क्रीन पर अचानक खून जैसे लाल रंग में कुछ शब्द लिखकर आए। चोर की कब्र पर लिखा संदेश, ओरिजिनलिटी मर चुकी है क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ कचरा उठाने की है।
उसके तुरंत बाद स्क्रीन काली हो गई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। लिन चैन नीचे आराम से बैठा था। अपने इस काम को छुपाते हुए उसने आराम से अपना फोन जेब में डाला और सू वैंकिंग की दी हुई एक मिंट कैंडी निकालकर चबाने लगा। ये ब्रॉडकास्ट फेल हो गया? सू वैंकिंग उस स्क्रीन को हैरानी से देखती रह गई। उसके सीने में दबा हुआ सारा गुस्सा एकदम गायब हो गया। इसको कहते हैं माहौल बनाना, लिन चैन ने कैंडी को चबाते हुए कहा। देखो उस प्रोफेसर जैंग को, उसका चेहरा हरा पड़ चुका है। एकदम सही। पैनल में बैठा प्रोफेसर जैंग ऐसे कांप रहा था जैसे कांटे पर बैठा हो। उसने पैसे खाए थे और तियानशैंग कैपिटल को सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला था, पर अब चोरी का प्रूफ पूरी तरह सैकड़े लोग के सामने खुल चुका था। अगर अब वो तियानशैंग का साथ देता तो कल सुबह तक उसकी सारी इज्जत कचड़े में मिल जाती। प्रोफेसर जैंग ने जबरदस्ती अपनी हिम्मत जुटाई और माइक उठाया। तियानशैंग कैपिटल के प्रोजेक्ट पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इनका फैसला होल्ड पर रखा जाता है। अगला नंबर सू ग्रुप। जाओ युटियान किसी हारे हुए कुत्ते की तरह स्टेज से नीचे उतरा। जब वो लिंचन के पास से गुजरा तो उसकी नजर किसी जहरीले सांप जैसी थी। लौंडे, ये सारा खेल तूने खेला है ना? तू वेट कर, एक बार इस गेट के बाहर निकल, सड़क पर तेरी लाश ना बिछा दूं तो मेरा नाम बदल देना। लिंचन ने सर उठाकर देखा तक नहीं। क्या ऐसे भीख मांगते हैं किसी से? अपने पास एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर रख लेना, कहीं तू रोता हुआ बहुत बुरा ना लगे। सू वैंकिंग ने एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। इस वक्त पूरे हॉल की नजर उसी पर थी। कुछ लोगों को हमदर्दी थी, कुछ मजा ले रहे थे और कुछ को शक था। आखिर अभी जो चोरी का तमाशा हुआ था उसके बाद सब ये देखने को पागल थे कि अब सू ग्रुप नया क्या दिखाने वाला है। सू वैंकिंग स्टेज पर चढ़ी। उसके हाथ में कोई पेन ड्राइव नहीं थी, ना ही कोई पेपर था। वो बस आराम से स्टेज के ठीक बीच में जाकर खड़ी हो गई। लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई रानी अपना ताज पहनने वाली हो। सभी मेहमान। सू वैंकिंग की आवाज एकदम ठंडी पर मजबूत थी। अभी अभी आप सबने एक प्रोजेक्ट देखा जिसका नाम सिटी ओएसिस था। बिल्कुल सही, वो हमारे सू ग्रुप का एक रिजेक्टेड कचरा था। पर हमने उसे कचरा क्यों बना दिया? क्योंकि वो डिजाइन बहुत पुराना और बैकवर्ड है। पूरे हॉल में एकदम हल्ला मच गया। बैकवर्ड? भले ही वो प्रोजेक्ट कॉपी किया गया था, पर इंडस्ट्री के हिसाब से वो अभी भी टॉप लेवल का मास्टरपीस था। आप सबका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सू वैंकिंग ने स्टेज के नीचे खड़े लिंचन को देखा। असिस्टेंट लिन, शुरू कीजिए। लिंचन ने हाँ में सर हिलाया। उसने वो सिल्वर मेटल का ब्रीफकेस खोला, पर उसने अंदर से कोई पेपर नहीं निकाला। उसने एक मुक्के के साइज का काले रंग का क्रिस्टल बाहर निकाला। ये सिस्टम की दुकान से खरीदा गया पोर्टेबल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था जिसका रेट $5 मिलियन था। लिंचन ने उस क्रिस्टल को स्टेज के ठीक बीच में रख दिया। वो क्या चीज है? जजेस ने अपनी गर्दन लंबी करके देखने की कोशिश की। अगले ही सेकंड एक गहरे नीले रंग की लेजर लाइट आसमान की तरफ शूट हुई और एक सेकंड में वो पूरे हॉल में फैलकर उस पूरे एग्जीबिशन सेंटर को कवर कर गई। वो पूरा हॉल जो रोशनी से भरा था वो अचानक अंधेरा हो गया और उसकी जगह हवा में झूलता हुआ एक बहुत बड़ा और एकदम असली जैसा दिखने वाला वर्चुअल शहर खड़ा हो गया। अब वहां कोई पीपीटी नहीं चल रही थी, ना ही कोई नॉर्मल फोटो थी। वहां बैठा हर इंसान जैसे टाइम ट्रैवल करके एक साइबर पंक स्टाइल वाले फ्यूचर शहर के ठीक बीच में खड़ा था। बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड्स उनके सर के ऊपर चमक रहे थे। हवा में बिना किसी सपोर्ट के फ्लाइंग ट्रैक्स बनी हुई थी जो आसमान छूती बिल्डिंग के बीच से गुजर रही थी। एक एक ईंट और एक एक शीशा एकदम क्लियर दिख रहा था। यहां तक कि उन वर्चुअल सड़क पर चलने वाले नकली लोग के चेहरे के एक्सप्रेशंस तक साफ दिख रहे थे। और इस पूरे शहर के ठीक सेंटर में एक ऐसी बिल्डिंग थी जो खिलते हुए मशीन वाले कमल के फूल जैसी लग रही थी। वो बिल्डिंग धीरे धीरे घूम रही थी। ये था सू ग्रुप का नया प्रोजेक्ट, पुनर्जन्म लोटस। बाप रे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? बिना चश्मे वाला 3D? नहीं, ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या हॉलीवुड की मूवी चल रही है? ये डिजाइन तो दिमाग फाड़ने वाला है। इसके आगे वो इनका सिटी ओएसिस तो किसी गांव के टॉयलेट जैसा लग रहा है। पूरे हॉल में पागल जैसा हल्ला मच गया। मीडिया वालों ने पागल की तरह कैमरा के बटन दबाने शुरू कर दिए। फ्लैशेस की रोशनी ने उस पूरे हॉल को दिन की तरह चमका दिया। सू वैंकिंग उस बड़े से वर्चुअल कमल के फूल के बीच में खड़ी थी। वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस हवा में लटकती स्क्रीन को हल्के से छुआ। पूरी की पूरी बिल्डिंग अचानक खुलकर अलग अलग हिस्सों में बट गई। वो दिखा रही थी कि बिल्डिंग के अंदर का बिजनेस और नेचर का इकोसिस्टम कितना जबरदस्त था। हम फ्यूचर के रूल्स नहीं बनाते। सू वैंकिंग की आवाज पूरे हॉल में 3D साउंड की तरह गूंज रही थी। हम फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। इसमें अब कोई सवाल बचा ही नहीं था। ये एक तरफा कत्लेआम था। ये एक ऐसी मार थी जिसका सामने वाले के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो प्रोफेसर जैंग जो थोड़ी देर पहले कमियां निकालने वाला था, उसकी आंख और मुंह इतना खुला था कि लग रहा था उसके नकली दांत अभी जमीन पर गिर जाएंगे। इस जादू के सामने अगर उसने एक लफ्ज भी गलत निकालने की हिम्मत की तो वहां की भीड़ ही उसे नोच कर खा जाएगी। मैं पूरे मार्क्स
मार्क्स देता हूँ। ये कोई डिजाइन नहीं, ये एक मास्टरपीस है। ये हिस्ट्री बदलने वाला काम है। एक और जज खुशी के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। पूरे हॉल में गरजने जैसी तालियां बजी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीचे ऑडियंस में बैठा जाओ यूतियान का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी बॉडी में कोई जान नहीं बची थी और वो कुर्सी पर ढेर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके पास चाहे अरब रुपए हैं, चाहे मिनिस्टर्स से कनेक्शन है, इस असली ताकत के सामने उसकी हर चीज कचरा बन चुकी थी। हम जीत गए। सू वॉन्किंग नीचे चिल्लाती भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। उसने लिन चैन की तरफ देखा। वो आदमी स्टेज के कोने में अंधेरे में आराम से टेक लगाकर खड़ा था। उसके हाथ में वही 5 मिलियन वाला क्रिस्टल था जिससे वो खेल रहा था। उसने सू वॉन्किंग को देखकर आंख मारी और हटी हट में बोला, मालकिन कमाल कर दिया। बिडिंग पूरी हुई। सू ग्रुप ने 100% मेजॉरिटी के साथ उस फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया। जैसे ही ये खबर मार्केट में पहुंची, सू ग्रुप की वो शेयर मार्केट वैल्यू जो पूरी तरह डूब चुकी थी, उसने एक सीधी लकीर मारी और सीधा अपर सर्किट हिट कर दिया। एग्जीबिशन सेंटर के बाहर सू वॉन्किंग को सैकड़ों मीडिया वाले और रिपोर्टर्स ने घेर रखा था। सू मैडम, बोलिए ना, क्या वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने खुद बनाई है? उस डिजाइन प्रोजेक्ट का मेन डिजाइनर कौन है? क्या आप उनसे मिलवा सकती हैं? सू वॉन्किंग भीड़ को चीरते हुए आगे आई और इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। वो लिन जेन को ढूंढ रही थी, पर वो सबसे बड़ा हीरो इस वक्त वहां से गायब था। एग्जीबिशन सेंटर के पीछे वाली एक पतली गली में मैं दीवार से टेक लगाकर आराम से सिगरेट पी रहा था। मेरे ठीक सामने 2 लोग जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। एक तो वो जिसका चेहरा सूजकर बंदर जैसा हो गया था, ली हाओ, और दूसरा जो डर के मारे थर थर कांप रहा था, जाओ यूतियान। और उनके चारों तरफ काले सूट और डार्क ग्लासेस पहने 10-12 भयंकर तगड़े बाउंसर्स खड़े थे। उनका लीडर वही लोन शार्क ब्रदर हु था जो कल ही मेरी शरण में आया था। अब वो मेरी सिक्योरिटी टीम का कैप्टन बन चुका था। लिन, यंग मास्टर, लिन दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंख फूट गई थी जो मैंने आपको नहीं पहचाना। जाओ यूटियान का सारा घमंड और चौड़ अब हवा हो चुका था। ब्रदर हु के हाथ में पकड़ी हुई कलाई जितनी मोटी स्टील के पाइप को देखकर वो डर के मारे पैंट में पेशाब कर चुका था। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाओ फैमिली का अकेला वारिस हूँ। आपको कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैंने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा। नीचे बैठकर अपने करोड़ के लेदर शूज से मैंने जाओ यूटियान के चेहरे को हल्के से थपथपाया। पैसा? तुझे लगता है मेरे पास पैसे की कमी है? मुस्कुराते हुए जेब से एक चेक बाहर आया, उस पर कुछ नंबर्स भरे और सीधा उसके मुंह पर फेंक कर मारा। ये ले 10 मिलियन। ये तेरे उस डायलॉग का कंपनसेशन है जो तूने मुझे डिलीवरी बॉय बोलकर मेरी बेइज्जती की थी। पर हाँ, ये मैं तुझे दे नहीं रहा। जाओ यूटियान ब्लैंक हो गया। मैं कंपनसेशन दूंगा। बिल्कुल, मुझे पैसे की कमी नहीं है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरा उधार रखता है। मेरी आंख में मौत जैसी ठंडक छा गई। ब्रदर हु, जरा जाओ बॉस को सिखाओ कि उधार की रसीद कैसे लिखते हैं, और हाँ, इंटरेस्ट रेट वही लगाना जो ये मकाओ के कसीनो में हारने पर देता है। जी बॉस, आप बेफिक्र रहिए, ये बिजनेस मेरा बहुत पुराना है। ब्रदर हु किसी शैतान की तरह हंसते हुए उसके पास गया। वहां से उठकर पीछे से आती उनकी चीख और रोने की आवाज को इग्नोर करके मैं गली से बाहर निकल आया। बाहर आते ही फोन पर सू वैंकिंग का कॉल चमका। लिंचन, तुम कहाँ हो? सक्सेस पार्टी शुरू होने वाली है। तुम मेन हीरो हो, तुम नहीं आओगे तो मैं पार्टी शुरू नहीं करूंगी। औरत की आवाज में एक ऐसी नम और नखरा था जो पहले कभी उसमें नहीं दिखा था। पार्टी वार्टी छोड़, मुझे इन सब भारी भीड़ वाली जगह का शौक नहीं है। दूर एक बड़ी सीबीडी बिल्डिंग पर चल रहे सू ग्रुप के बड़े से ऐड पर मेरी नजर टिक गई। सू मैडम, अपना प्रॉमिस याद रखना। को पायलट की जगह मेरे लिए बचा कर रखना। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर वो अचानक बोली, लिंचन, मुझे अब कोई आगे वाली सीट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस गाड़ी के ड्राइवर बनो, पूरी जिंदगी के लिए ये गाड़ी चलाओ। क्या तुम तैयार हो? ये तो एक सीधा सीधा प्रपोज करना था। 1 सेकंड रुकने के बाद मेरी हंसी छूट गई। ये बर्फ जैसी ठंडी और कड़क सीईओ तो बहुत जल्द पिघल गई। पर इससे पहले कि मैं उसके मजे लेता, मेरे दिमाग में सिस्टम का भयंकर खतरनाक लाल सायरन बजने लगा। वार्निंग, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से डार्क वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस की नजर आप पर पड़ गई है। एस क्लास क्राइसिस अलर्ट। दुनिया के सबसे टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक मम्बा ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। टारगेट लिंचन, बाउंटी $100 मिलियन, करीब 800 करोड़। क्लाइंट जाओ फैमिली, जाओ यूतियान का बाप। काउंटडाउन, 30 मिनट के अंदर पहली अटैक वेव आप तक पहुंच जाएगी। मेरे होठ पर जो स्माइल थी वो अचानक बर्फ की तरह जम गई। आंख की वो नम पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी जगह एक भयंकर और फाड़ देने वाली कातलाना आग ने ले ली। जाओ फैमिली के बूढ़े कुत्ते, बेटे को मारा तो बाप फील्ड में उतर आया। सू वैंकिंग, पार्टी कैंसिल करो। अभी के अभी घर जाओ और दरवाजे खिड़कियां कस के लॉक कर लो। ब्रदर हु के सारे बाउंसर्स को अपने विला के 4 तरफ खड़ा कर लो। बाहर चाहे कुछ भी आवाज आए, गलती से भी बाहर मत निकलना। क्या हुआ लिंचन? तुम मुझे डराओ मत। सू वैंकिंग की आवाज एकदम डर से घबरा गई। कुछ नहीं। सर उठाकर मैंने दूर आसमान में घूमते हुए काले रंग के हेलीकॉप्टर को देखा।
बस थोड़ा सा कचरा आ गया है, उसे झाड़ू लगाकर साफ करना पड़ेगा। इस बार मैं इस पूरे जियांगचेंग शहर के अंडरग्राउंड माफिया और किलर्स को बताऊंगा कि उनका असली बाप कौन है। जियांगचेंग का सीबीडी एरिया अभी भी नियॉन लाइट्स और शोर से भरा था, पर एग्जीबिशन सेंटर के ठीक पीछे वाले उस पुराने खाली पड़े फैक्ट्री एरिया में हवा जैसे शीशे की तरह जम चुकी थी। वो काला हेलीकॉप्टर सीधा फायरिंग नहीं कर रहा था, वो किसी भूखे गिद्ध की तरह 2 चक्कर काटकर 1000 मीटर दूर एक आधी बनी हुई खाली बिल्डिंग की छत पर हवा में ठहर गया। मैं उस खाली चौराहे पर ठीक बीच में खड़ा था। मेरी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट अब पूरी तरह जल चुकी थी। बाहर आओ। बचे हुए सिगरेट के टुकड़े को हवा में दूर उछालते हुए मेरी आवाज गूंजी। दुनिया के सबसे टॉप कातिल होने का टैग लगा है और नाली के चूरमों की तरह अंधेरे में छुप रहे हो। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक स्विश, हवा को चीरने की एक बहुत ही बारीक आवाज आई, जैसे मौत का फरिश्ता आपके कान में सांस ले रहा हो। अगर कोई आम इंसान होता तो अब तक वो स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट उसके सर के चिथड़े उड़ा चुकी होती और उसे पता भी ना चलता। पर मैं कोई आम इंसान नहीं था। मेरी गोल्डन आइज के हाई स्पीड विजन में वो गोली जो साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज आती है और अपने पीछे एक हीट की लकीर छोड़ रही थी, वो मुझे इस वक्त किसी रेंगती हुई स्नेल की तरह स्लो दिख रही थी। मैंने अपने पैर अपनी जगह से हिलाए तक नहीं, बस हल्का सा अपना सर साइड में किया, इतना हल्का कि किसी को मूवमेंट पता भी ना चले। पफ, गोली मेरे बाल के टिप्स को छूती हुई निकली और सीधा मेरे ठीक पीछे वाले सीमेंट के पिलर में जा घुसी। वहां ईंट में एक बोल के साइज का गड्ढा बन गया। सिर्फ इतनी सी औकात है। सर उठाकर मेरी नजर ठीक 500 मीटर दूर एक बड़े से एड बोर्ड के पीछे छुपे हुए उस स्नाइपर की आंख में गड़ गई। ब्लैक माम्बा, कचरा है पूरा। 500 मीटर दूर उस आधी बनी हुई बिल्डिंग की छत पर पॉइजन फैंग नाम का स्नाइपर अपने नाइट विजन स्कोप से ये सब देख रहा था। उस आदमी ने अपनी जगह से हिले बिना मेरी गोली डॉज कर ली और अब मेरी तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा है। उस स्नाइपर की बॉडी का पूरा सूट ठंडे पसीने से भीग गया। कैप्टन, टारगेट नंबर 1 ने गोली डॉज कर ली है। रिपीट, उसने डॉज कर ली है। ये एक M200 स्नाइपर राइफल है। 500 मीटर की दूरी से ये कैसे हो सका है? उसके एयरपीस में उनके लीडर वाइपर की एकदम बर्फ जैसी ठंडी और हैरान आवाज आई। बकवास बंद कर। टीम बी और टीम सी अटैक करो। क्लोज कॉम्बैट। उसे सांस लेने का 1 सेकंड भी मौका मत दो। कॉपी दैट। ऑर्डर मिलते ही उस पुरानी फैक्ट्री के चारों तरफ के अंधेरे से अचानक 12 काले रंग के भूत जैसे साए निकल कर आए। उन्होंने पूरी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन टैक्टिकल आर्मर पहनी हुई थी। उनके हाथ में साइलेंसर लगी हुई सब मशीन गन्स और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाले खतरनाक चाकू थे। उनकी मूवमेंट्स एकदम किसी रोबोट की तरह परफेक्ट थीं। एक शांत भेड़िए के झुंड की तरह वो चारों तरफ से मुझे घेरने लगे। मैं उस चक्रव्यूह के ठीक बीच में खड़ा था। मेरे चेहरे पर डर की एक बूंद तक नहीं थी, बल्कि खून की प्यास वाली एक मस्त शैतानी स्माइल थी। सिस्टम, मुझे अपनी दुकान से कुछ खरीदना है। डिंग, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट एस क्लास बैटल एनवायरनमेंट में है। सिस्टम का स्मार्ट रिकमेंडेशन ओपन कर दिया गया है। 1 एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड, 1 टाइम यूज, प्राइस 50 मिलियन, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर सब कुछ रोक लेगा, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। 2 टर्मिनेटर T800 एक्सपीरियंस कार्ड, 1 आवर, प्राइस 100 मिलियन। 3 एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, बाजिकवान ग्रैंड मास्टर, परमानेंट, प्राइस 200 मिलियन। 4 टेलीकिनेसिस / माइंड कंट्रोल, बिगिनर, प्राइस 500 मिलियन। उन रेट्स को देखते ही मेरे होठों पर एक भयंकर और खतरनाक मुस्कान आ गई। मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूं। बाजिकवान। 200 मिलियन फंड्स डिडक्ट हो गए हैं। बाजिकवान ग्रैंड मास्टर की पूरी मसल मेमोरी बॉडी में डाली जा रही है। डन। बूम, एक ऐसी भयंकर और खतरनाक एनर्जी मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हड्डियां किसी पटाखे की तरह चट चट बोलने लगी। मेरी पहले से नॉर्मल दिखने वाली मसल्स अचानक एकदम टाइट हो गई। एक एक मसल फाइबर में ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ तोड़ने वाली ताकत भर दी गई हो। उसी वक्त सबसे आगे वाले 2 कातिल मेरे ठीक सामने पहुंच चुके थे। उनके चमकते हुए वाइब्रेशन चाकू एक लेफ्ट से और एक राइट से ठीक मेरे गले और दिल की तरफ आ रहे थे। बहुत ज्यादा स्लो हो तुम। उनके कान के बिल्कुल पास मेरी ठंडी आवाज गूंजी। उन्होंने देखा ही नहीं कि मैं कब उनके गार्ड्स के ठीक अंदर घुस गया था। बाजिकवान, आयरन माउंटेन लीन। मैंने मुक्का तक नहीं मारा, बस अपने कंधे को हल्का सा नीचे किया और लेफ्ट साइड वाले उस कातिल की छाती पर जोर से मार दिया। बैम, कचैक, एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर दांत खट्टे हो जाएं। वो कातिल जिसने केवलार की बुलेट प्रूफ वेस्ट और मेटल का आर्मर पहना था, उसे ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर सीधा 300 की स्पीड में आती हुई बुलेट ट्रेन टकरा गई हो। उसकी पूरी बॉडी किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ती हुई पीछे गई और सड़क किनारे बनी लाल ईंटों की दीवार को तोड़ती हुई आर पार निकल गई। बचे हुए 10 कातिलों ने जमीन पर घिसटते हुए ब्रेक मारी। उनकी आंखों में अब भयंकर डर और सदमा था। फायर, उस पर फायर करो, उसे पास आने मत दो। कैप्टन वाइपर ईयरपीस में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। धड़ 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 बहुत सारी गन से आग निकलने लगी। एक भयंकर बारिश की तरह गोलियां मुझ पर आने लगी, पर मैं अपनी जगह से हट चुका था। बाजिकवान के उस पावर लेवल पर मेरी स्पीड किसी भूत या बिजली की तरह हो चुकी थी। मैं उन गोलियों की बारिश के बीच से आराम से निकल रहा था। मेरी गोल्डन आइज अपनी फुल लिमिट पर थीं। एक एक गोली की लाइन मुझे हवा में क्लियर दिख रही थी और जो गोली मैं डॉज नहीं कर सकता था, मैंने आगे हाथ बढ़ाया। टिंग,
मेरा हाथ किसी बिजली की तरह आगे गया और मैंने हवा में ही उस मौत की गोली को अपनी 2 उंगलियों के बीच दबा लिया। मॉन्स्टर! ये कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। उस गोली को नीचे फेंकते हुए मैंने एकदम से हवा में छलांग लगाई। अब मेरी बारी है। अगले 3 मिनट तक वहां सिर्फ एक तरफा कत्लेआम चला। मैं किसी मौत के फरिश्ते की तरह था। मैं जहां से गुजरता वहां मौत होती। बाजीकुआन की सबसे खतरनाक और फाड़ देने वाली पावर को मैं यूज कर रहा था। थ्रोट पंच, एल्बो स्ट्राइक, अपरकट, एक एक मूव बहुत सिंपल और डायरेक्ट था, पर उसमें किसी बॉम्ब के फटने जितनी ताकत थी। उनके महंगे एक्सोस्केलेटन आर्मर मेरे आगे पेपर की तरह फट रहे थे। एक कातिल ने मुझे बजूका से उड़ाने की कोशिश की, पर उससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, मैंने एक लात से उसका पूरा हाथ तोड़ दिया। वो रॉकेट लॉन्चर जमीन पर गिरा और फट गया, जिससे वो कातिल खुद ही अपने हथियार से हवा में उड़ गया। जब सबसे आखिरी कातिल को मैंने लात मारकर दूर फेंका, तब वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वापस एकदम शांत हो गया। मैं उस मौत के मैदान के ठीक बीच में खड़ा था। मेरे अरमानी के सूट पर खून की एक बूंद तक नहीं थी, सिर्फ मेरी उन गहरी आंखों में वो जलने वाली गोल्डन चमक थी जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। सिर उठाकर मेरी नजरें दूर आधी बनी हुई उस बिल्डिंग की छत की तरफ गईं। वहां अभी भी एक आखिरी बड़ी मछली बाकी थी। बिल्डिंग की छत पर वाइपर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने 20 साल तक मर्सनरी का काम किया था, अफ्रीका में वॉरलॉर्ड्स को मारा था, मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड्स उड़ाए थे। दुनिया के कैसे कैसे खतरनाक लोग उसने देखे थे, पर 3 मिनट के अंदर खाली हाथ एक पूरी एलीट और आर्मर टीम को जिंदा गाड़ देने वाला इंसान उसने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। रिट्रीट, तुरंत भागो, इंफॉर्मेशन गलत है, ये एस क्लास मिशन नहीं है, ये साला एसएसएस क्लास सुसाइड मिशन है। वाइपर अपने ईयरपीस में पागलों की तरह चिल्लाता हुआ अपनी स्नाइपर गन को जल्दी जल्दी खोल रहा था ताकि जिप लाइन लगाकर वहां से निकल सके, पर जैसे ही वो पलटा, उसके ठीक पीछे एक एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। इतनी दूर आए हो, बिना चाय पिए ही जाओगे क्या? वाइपर की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से अपनी जांग से डेजर्ट ईगल गन निकाली और घूमकर गोली चला दी। बैंग! गोली चली, पर मैं वहां नहीं था। अगले ही सेकंड वाइपर को अपनी कलाई पर एक भयंकर ठंडक महसूस हुई और उसके बाद जहर जैसा दर्द। उसका सीधा हाथ उस बड़ी सी डेजर्ट ईगल गन के साथ कचाक से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका कटा हुआ हिस्सा किसी शीशे की तरह एकदम क्लीन था और ठीक उसके सामने मैं अपने हाथों में एक पतली सी खून से भरी हुई जंग लगी लोहे की पत्ती घुमाकर खेल रहा था। ये जमीन से उठाई हुई एक सस्ती सी कोल्ड ड्रिंक के कैन की पत्ती थी। एक पत्ता हो या फूल, अगर हाथ में औकात हो तो वो भी किसी की जान ले सकता है। वाइपर अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर जमीन पर घुटने के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डिस्पेयर और मौत का खौफ था। मुझे मत मारना, वो गिड़गिड़ाया। मैं ब्लैक मांबा का एशिया रीजन का हेड हूं। अगर तूने मुझे मारा तो ब्लैक मांबा पूरी दुनिया में तेरे पीछे पड़ जाएगी, तुझे किसी कोने में छुपने नहीं देगी। मैं उसको ऊपर से नीचे ऐसे देख रहा था जैसे वो जमीन पर रेंगता हुआ कोई कीड़ा हो। मुझे धमकी दे रहा है। मैं उसके पास नीचे बैठा और उस लोहे के टुकड़े से उसके ठंडे पसीने से भीगे हुए चेहरे को थपथपाया। तुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? जब लोग मुझे उन चीजों से डराते हैं जिन्हें मैं गिनता तक नहीं, जैसे कि पैसा। जेब से फोन निकालकर मैंने एक स्क्रीन खोली। ये सिस्टम का अभी अभी अनलॉक हुआ डार्क वेब गॉड्स आई फीचर था। ब्लैक मांबा असैसिन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पैसिफिक ओशन के किसी पब्लिक आइलैंड पर है। टोटल एसेट्स लगभग $30 बिलियन। तुम्हारा जो मेन बॉस है उसका कोड नेम पॉइजन किंग है, जो असल में यूरोप के किसी बर्बाद हो चुके राजा का नाजायज बेटा है। मैं फोन देकर उनकी डिटेल्स पढ़ रहा था और मेरी एक एक लाइन के साथ वाइपर का चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ता जा रहा था। तो तुझे ये सब कैसे पता? ये तो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया। मेरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। सिस्टम, ग्लोबल टॉप हैकर गॉड्स हैंड अपग्रेडेड वर्जन को खरीदो। ब्लैक मांबा के मेन अकाउंट्स में घुसो और उनका सारा फंड फ्रीज कर दो। इसके अलावा सारे असैसिन्स के लिए एक नया बाउंटी ऑर्डर रिलीज करो। 3 सेकंड बाद वाइपर का वो स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। सिर्फ उसका ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए 3000 से ज्यादा ब्लैक मांबा असैसिन्स को एक साथ सबसे टॉप लेवल का रेड अलर्ट कमांड मिला। सुप्रीम बाउंटी ऑर्डर। टारगेट पूरी जाओ फैमिली। मेन टारगेट जाओ यूटियान और उसका बाप जाओ गैंग। क्लाइंट कोड नेम गॉड। बाउंटी अमाउंट $1 बिलियन। स्पेशल कंडीशन, जो भी जाओ गैंग का सिर काट कर लाएगा वो ब्लैक मांबा का नया बॉस बनेगा। प्रेजेंट बॉस पॉइजन किंग को गॉड द्वारा $50 बिलियन में खरीद लिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम अब डिवाइन पनिशमेंट होगा। खरीद लिया क्या? बड़बड़ाते हुए वाइपर को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान चलते फिरते पूरे के पूरे किलर ऑर्गेनाइजेशन को ही खरीद लेगा। क्यों? यकीन नहीं हो रहा है? अपनी जगह से उठते हुए मैंने अपने हाथ झाड़े। अगर यकीन नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर ले। एक छोटा सा मिलने का तोहफा समझो। मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन के हर जिंदा कातिल के अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। वाइपर के फोन पर अलर्ट चमका। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में अचानक $1 मिलियन आने का मैसेज
मैसेज था। इस एक सेकंड में मुझे देखते हुए वाइपर की आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि किसी भगवान को देखने वाली पागलपन और पूजा करने वाली चमक थी। बॉस! अपने कटे हुए हाथ के भयंकर दर्द की परवाह किए बिना वाइपर मिट्टी में घुटनों के बल गिरा और अपना सिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। इस गुलाम की आंखें थी पर इसने आपको नहीं पहचाना। ये गुलाम अपने बॉस के लिए आग में कूदने को तैयार है। जाओ गांग वो बुढ़ा, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन काट कर लाता हूँ। मेरी ठंडी नजरें उस पर टिकी थी। तेरा हाथ कट चुका है, तू अब किसी काम का नहीं है। मैं अपने पास कचरा जमा नहीं करता। वाइपर का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया, पर मैंने अपनी बात घुमा ली। मेरे पास एक दवाई है, इसको खा ले। मेरे हाथ में अचानक एक काले रंग की गोली आई। ये सिस्टम की दुकान से 50 मिलियन में खरीदी गई बिगिनर रीजेनरेशन पिल थी। तेरा हाथ वापस उगाएगा और तेरी ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। पर इस दवाई में जहर है। हर 3 महीने में तुझे इसका एंटीडोट खाना पड़ेगा। अगर तूने कभी मुझे धोखा देने का सोचा तो मैं खाऊंगा। बिना एक सेकंड सोचे वाइपर ने वो गोली मेरे हाथ से ली और निकल गया। और फिर एक भयंकर चमत्कार हुआ। वाइपर की कटी हुई कलाई के पास का मांस अचानक किसी जिंदा कीड़े की तरह हिलने लगा और देखते ही देखते वहां नया हाथ उगने लगा। भगवान का चमत्कार, ये भगवान का चमत्कार है। खुशी और हैरानी के मारे वाइपर जोर जोर से रोने लगा। पलटकर मेरे कदम उस बिल्डिंग की छत के किनारे की तरफ बढ़ गए। यहाँ जितनी भी लाशें हैं सबको साफ कर देना। मुझे कल सुबह न्यूज में इस शूटआउट की कोई खबर नहीं चाहिए। और हाँ, सबको बता दो, जाओ फैमिली को एक झटके में मत मारना। मैं उनके साथ आराम से खेलूंगा। पहले उनका सारा पैसा रोको, फिर उनके सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करो और आखिरी में मैं चाहता हूँ कि वो लोग सू ग्रुप के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर मौत की भीख मांगे। जी बॉस, आज रात के बाद जाओ फैमिली का नाम इस अंडरग्राउंड दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। छत के किनारे पर खड़े होकर मैंने ठीक उस 30 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हवा में गिरते वक्त मैंने सिस्टम से खरीदा हुआ एंटी ग्रेविटी ग्लाइडर ऑन कर दिया। किसी बड़े से काले चमगादड़ की तरह हवा में तैरते हुए मैं उस अंधेरी रात में गायब हो गया। आधे घंटे बाद सू वॉन्किंग का पर्सनल विला अभी भी पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। हॉल में एक तकिए को कस के गले लगाए सू वॉन्किंग सोफे पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। टीवी चल रहा था पर उसका ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। बगल में छोटी डुओ सो चुकी थी और उसकी आंखों के किनारे अभी भी आंसू लगे थे। लिंचन, तुम प्लीज ठीक रहना। अपने दोनों हाथ जोड़े सू वॉन्किंग चुपचाप दुआ कर रही थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे के फिंगरप्रिंट लॉक से आवाज आई और मशीन